दिस इज लेक्चर 2 ऑफ मेकाट्रॉनिक। सो इस क्लास में हम लोग उसकी मेकाट्रॉनिक का हिस्टोरिकल क्या डेवलपमेंट है वो देखेंगे, और मेकाट्रॉनिक सिस्टम की क्या फंक्शन है, और मैकेनिकल और प्रोडक्शन के लिए जो हमारे लिए मेकाट्रॉनिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो देखना है। आप देखेंगे इसमें कि हमारे लिए जो मैकेनिकल का जो फ्यूचर है वो मेकाट्रॉनिक्स ही है। तो ये हम लोग अभी आज की क्लास में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है इस क्लास के हैं कि इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि हिस्ट्री कैसे कैसे ये मेकाट्रॉनिक सिस्टम जो है वो डेवलप हुए, और जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं मेकाट्रॉनिक सिस्टम के उनके बारे में जानेंगे, और उसका ऑटोमेशन में क्या इम्पोर्टेंस है। ऑटोमेशन में मतलब जो जैसे पहले असेंबली लाइन होती थी जहाँ पे जैसे पहले क्या होता था कि एक फ्लोर, जैसे आपकी मशीन, आपकी वर्कशॉप में मशीन शॉप है, फाउंड्री शॉप है, कारपेंट्री शॉप है, तो कोई प्रोडक्ट है वो ऐसे एक जगह से बना फिर दूसरी जगह ले जाया जाएगा, तीसरी जगह जाएगा, ये है। लेकिन जो ऑटोमेटेड सिस्टम होता है वो उसमें सारी चीज़ ऑटोमेटिक है, एक जगह से दूसरी जगह सब कन्वेयर बेल्ट और रोबोट्स हैं उनकी मदद से होता है। आई होप कि आपने डिस्कवरी चैनल या यूट्यूब वगैरह पे वैसे सिस्टम देखे होंगे। बॉटलिंग प्लांट है, पेप्सी कोला, पेप्सी या कोक जहाँ बनता है, कार्स जहाँ बनती है, वो सारा ऑटोमेटेड है। उसमें आप एक एक पार्ट्स आता है और असेंबली होती जाती है, तो वो असेंबली लाइन है, वो पूरा ऑटोमेशन है हो रखा है। तो हम लोग देखेंगे उसमें मेकाट्रॉनिक्स ही है बेसिकली वो सारा, तो वो हम लोग देखेंगे क्या है, और मेकाट्रॉनिक सिस्टम के डिफरेंट लेवल क्या है ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो कमिंग बैक टू, यस कुछ कहना है? ओके, सो प्लीज बी प्रोएक्टिव। अगर आपको कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप आराम से जब चाहें तब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरी तरफ से पूरी छूट है। सो अब हम लोग इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे, कैसे मेकाट्रॉनिक्स चीज़ आज की डेट तक कैसे पहुंची है। इसका फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा हमें सिस्टमेटिक वे में समझ में आता है कि कैसे ये होती हैं। जो मेकाट्रॉनिक्स जो चीज़ है इसके बारे में सबसे पहले कोई टेत्सुरा मोरी है, वो जापानी ही होगा ऑफ कोर्स, नाम से लग रहा है। 1969 में उन्होंने ये चीज़ बोली थी मेकाट्रॉनिक्स। तो मेकाट्रॉनिक्स में हमने पिछली क्लास में बात किया था, इसके नाम से ऐसा लगता है कि मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसके बाद क्या है कि 1969 में उन्होंने ये टर्म दी। 1980 में वो उसका मतलब था इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसा बात जो अभी मेकाट्रॉनिक्स के नाम से लगता है, दो चीज़ों को जोड़ के बता दिया। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ कि जैसे ही कंप्यूटर्स आ गए इन्होंने सारी चीज़ें बदल दी हैं। हर वे ऑफ लाइफ जो हमारी, आप कहीं भी देखो हर चीज़ में कंप्यूटर का प्रभाव है। तो ऑफकोर्स मेकाट्रॉनिक्स में भी वो चीज़ इन्वॉल्व हुई। मेकाट्रॉनिक्स ने, कंप्यूटर ने मेकाट्रॉनिक्स स्ट्रीम को भी प्रभावित किया। उसकी जो efficiency है that those are enhanced, and so we'll see in next slide how these things happen. So in starting from 1900 पहले प्योर मैकेनिकल सिस्टम होता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्योर मैकेनिकल सिस्टम मतलब जैसे आपका पंप है, और जो है रोटर्स हैं, और सीआई इंजन है ना, मैकेनिकल टाइपराइटर जो कभी फिल्मों में आपने देखा हो, स्टीम इंजन थे, तो प्योर मैकेनिकल सिस्टम थे। उसमें सिर्फ मैकेनिकल था, इलेक्ट्रिकल का भी कोई पार्ट नहीं था, और इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स तो तब थे ही नहीं। तो उसके बाद फिर 1920 से लोगों ने उसमें उसका थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल सिस्टम जोड़ा। उससे क्या है कि उसकी फंक्शनलिटी बढ़ गई, मतलब वो बहुत एक ही काम नहीं, दो तीन काम भी उससे कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। तो उसके साथ फिर क्या हुआ कि रिले लगाए, और ये सोलेनॉइड लगाया, और उसमें जो है एम्पलीफायर्स लगाए इलेक्ट्रिक वाले, पीआई कंट्रोलर लगाए, फिर वो जैसे उसका उदाहरण दिया इलेक्ट्रिक टाइपराइटर। देन फिर क्या है 1935 में उसके साथ थोड़ा सा कंट्रोलिंग उसकी शुरू करी, तो उसमें ट्रांजिस्टर और ये थायरिस्टर वगैरह इन्वॉल्व किए 1935 में के ऑनवर्ड्स ऐसा काम शुरू हुआ। स्टीम टरबाइन एयरक्राफ्ट इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर क्या हुआ कि उसके बाद 1955 आते तक उसमें एनालॉग कंट्रोल शुरू किया। एनालॉग और डिजिटल का बात पिछली क्लास में हुई थी, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल का भी डिटेल में फिर बात करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर वगैरह भी आ गए, तो उनको भी उसमें इन्वॉल्व करना शुरू किया 1955 तक। तो बेसिकली क्या है कि काम तो मैकेनिकल करेगा,
पावर वाला काम जो है वो इलेक्ट्रिकल से ले लिया, कंट्रोलिंग वाला काम वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस से ले लिया, है ना। देन 1975 आते आते फिर उन्होंने क्या है, डिजिटल आपका आ गई, कंप्यूटर्स जो आ गए। पहले जो 1955 और 75 में क्या फर्क है कि पहले जो था वो एनालॉग था, तब तक ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज डेवलप नहीं थी। फिर 1975 तक वो डिजिटली कंट्रोल होने लगी, तो उसमें माइक्रो कंट्रोलर आ गए, कंप्यूटर्स आ गए और एक्चुएटर सेंसर के भी कॉन्सेप्ट आ गए। फिर जो है वो आपने देखा ही कि 1969 में उस आदमी ने जो जापानीज था उसने टेत्सुरा करके जो अभी नाम हमने लिया, उसने ये नाम दिया मेकाट्रॉनिक्स। देन 1985 तक आते आते चीज़ें बिल्कुल बदल गई। अब पूरा क्या है कि वो पूरा कंप्यूटर से होने लगा, आपस में इंटीग्रेशन हो गया उनका, और जो सॉफ्टवेयर है वो काम करने लगा। और जो है इसके उदाहरण आप देख लो, जैसे कि इसमें से एक आप ये जानते हैं, आपको उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे ABS टेक्नोलॉजी। ABS जो टेक्नोलॉजी है ये एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है, आपके मॉडर्न कार्स में होता है ये। तो क्या होता है कि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो अगर ABS नहीं है तो गाड़ी स्किड कर सकती है। किसी भी ऑटोमोबाइल की आप किताब में या कहीं पे आप ABS के बारे में समझ सकते हैं, यूट्यूब और इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। तो चक्कर क्या है कि जब आपने उस पर ब्रेक लगाया तो पूरी तरह से उसको पहिए को जो ब्रेक सिस्टम है वो पकड़ लेता था, तो वो स्किड करने लगता था। तो अगर गाड़ी के स्किड करने में क्या प्रॉब्लम है, अगर आपकी गाड़ी स्किड करती तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका जो स्टीयरिंग है सिस्टम वो फेल हो जाता है, मतलब आपका कंट्रोल नहीं रह जाता है। ड्राइवर लेफ्ट में मुड़ेगा तो लेफ्ट जितना मोड़ रहा है उतना टर्न गाड़ी नहीं करेगी, गाड़ी फिसलने लगेगी। तो उसके लिए क्या है कि ABS लगाया कि नहीं भाई साहब वो पूरी तरह से नहीं, उसको जब ऐसा होगा तो उसको रिलीज करेगा, या कुछ सम मैनेजमेंट इज देयर। तो ये सारा काम वो माइक्रोचिप और उनसे कर रहा है, कंप्यूटर्स के थ्रू कर रहा है। तो ये धीरे धीरे देखिए, पहले क्या हुआ 1900 से 1985 के बीच में, पहले मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कॉम्बिनेशन हुआ। देन फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें आ गई 1935-55 तक, और 75 के बाद जब से कंप्यूटर आ गए तब से आपका सिस्टम है। अल्टीमेटली वही चीज़ें हैं, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर कंप्यूटर साइंस। तो इसीलिए हमने, और मल्टी डिसिप्लिनरी है ये, इसके बारे में बात करी थी। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, आपके क्वेश्चंस में कभी आ सकता है, थोड़ा सा जानना ठीक रहता है किसी सब्जेक्ट के बारे में। फिर ये इंपॉर्टेंट है ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेकाट्रॉनिक सिस्टम। इसमें आपके 6 चीज़ें हैं, यही हम लोग पूरे कोर्स में पढ़ते रहेंगे, एक एक चीज़ के बारे में क्या क्या है। तो पहले नंबर पे एक्चुएटर है, देन सेंसर है, देन ये सिग्नल की जो है प्रोसेसिंग होगी, इनकी इंटरफेसिंग है, देन डिजिटल कंट्रोल आर्किटेक्चर है, आउटपुट सिग्नल कंडीशनिंग और इंटरफेसिंग है, फिर उसका ग्राफिकल डिस्प्ले है। तो जैसे यहाँ पे देखिए एक्चुएटर क्या है, एक्चुएटर क्या करता है कि ये कोई भी चीज़ जो है परफॉर्म करता है। जैसे रोबोट में उसकी आर्म है, तो उस आर्म को मूव कराने के लिए हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक सिस्टम होगा, तो वो एक्चुएटर हो गया। सेंसर आप सभी जानते हो कि कहीं IR सेंसर होता है, प्रेशर और टेम्परेचर मेजर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे थर्मोमीटर है, वो भी एक प्रकार का सेंसर ही है, तो वो सेंसर है। अभी इसके बारे में और आगे बात करेंगे। फिर क्या है, इनपुट जो सिग्नल है, यानी सेंसर से जो इनपुट सिग्नल आ रहा है उसकी कंडीशनिंग। सिग्नल क्या है कि वो किसी ऐसे फॉर्म में होगा जो कि आपका जो सिस्टम है, जो आपका मेकाट्रॉनिक सिस्टम आपने बनाया है, उसके अनुरूप उसमें चेंजेस करने होंगे। तो वो इनपुट सिग्नल की कंडीशनिंग है, उसको चेंज करते हैं। इसमें आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये सारे काम आते हैं। फिर ये डिजिटल कंट्रोल है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। देन आउटपुट सिग्नल है, अब जो भी सिस्टम से आउटपुट सिग्नल जा रहा है उसको भी कंडीशनिंग करनी है और इंटरफेसिंग करनी है। तो बेसिकली ये 3 जो चीज़ हैं, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स का काम है ना। और यहाँ पे ये डिस्प्ले, ग्राफिकल डिस्प्ले है। अब इन पार्ट्स के बारे में समझते हैं एक एक करके क्या है। एक्चुएटर क्या है कि ये कोई काम करेगा, ये कोई मोशन देगा, और इसके उदाहरण दिए हैं जैसे सोलेनॉइड है, DC मोटर है, स्टेपर मोटर है, सर्वो मोटर है ना। तो जो DC मोटर है, अब इसमें क्या होता है, DC मोटर में क्या होगा कि आप इलेक्ट्रिक करंट डालोगे, है ना, और वो मोटर घूमेगी। जनरेटर और मोटर का फर्क पता ही होगा आपको। जनरेटर से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। मोटर में क्या, जैसे पंखा है, अब पंखे में इलेक्ट्रिक करंट जाती है। आप लोग हैं या अभी नहीं, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आप लोग हैं तो आपको हाँ प्लीज हाँ हूँ करते रहिए, जिससे मुझे लगे ये क्योंकि टेक्नोलॉजी है ये जो अभी ICT बेस्ड है, तो इसमें कई बार क्या है कि मुझे भी लगे कि आप लोग सुन रहे हैं।
वन वे नहीं करना है, हमें इसको कोशिश करना है कि टू वे कम्युनिकेशन हो। जैसे मैं जो बात कह रहा हूँ आप भी हाँ हूँ क्वेश्चंस करते रहिएगा। ठीक है, वापस शुरू करते हैं। तो जैसे डीसी मोटर है, ये एक्चुएटर क्या है कि इसमें आपने करंट दिया, तो करंट दिया तो जो डीसी मोटर है उसका रोटर घूमता है, जैसे आपका पंखा है आपके सिर के ऊपर, जैसे आप स्विच ऑन करते हो वो पंखा घूमने लगता है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जा रही है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक, वो एक्चुएटर हो गया एक प्रकार से। ऐसे ही जो सोलेनॉइड हैं, सोलेनॉइड कॉइल्स होती हैं, सर्वो मोटर है, और हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम्स हैं, जैसे आपकी ब्रेकिंग सिस्टम होता है, गाड़ी का जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है, आपने अगर ऑटोमोबाइल में पढ़ा हो अपनी कार्स वगैरह का, जब आप ब्रेक पेडल दबाते हो तो उसमें हाइड्रोलिक लाइन है, उसमें मास्टर सिलेंडर है, उसके थ्रू वो प्रेशराइज होता है और वो जाके जो ब्रेक शू है उनको रिलीज करता है या टाइट करता है। तो वो बेसिकली इट इज डूइंग सम वर्क, इट इज डूइंग सम एक्शन, नॉट वर्क, इट इज डूइंग सम एक्शन, कुछ करेगा। तो जो करेगा नाम से ही लग रहा है वो एक्चुएटर है। देन सेकंड इज सेंसर। सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सेंसर क्या है कि कुछ ये फिजिकल चीज कोई देखेगा, कोई चीज ये ऑब्जर्व करेगा, कोई जो सिस्टम है उसमें कोई चीज को ये पकड़ेगा। सेंसर क्या है, कोई चीज को, जैसे जासूस मैंने पिछली क्लास में बताया था, जैसे कोई चीज को पकड़ लेगा, कोई चीज को सेंस करेगा कि हाँ ये चीज है। जैसे थर्मोमीटर है, तो थर्मोमीटर आप लगाते हैं अपने बॉडी में, जीभ के नीचे रखते हो तो उसमें टेम्परेचर आ जाता है, तो वो बेसिकली एक सेंसर है ना। तो वो कोई भी फिजिकल चीज है उसको वो पकड़ के आएगा। जैसे स्ट्रेन गेजेस हैं, स्ट्रेन गेजेस अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, इनके थ्रू हम लोग स्ट्रेन मेजर करते हैं। तो जैसे यूटीएम मशीन है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब में होती है, अपने यहाँ भी है, अपने कॉलेज में भी है। तो उसमें सैंपल रख के उसको हम लोग टेंशन उसको खींचते हैं, रॉड को दोनों अपर और लोअर जा से खींचते हैं, तो उसकी लेंथ बढ़ता है। उस जो सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर शेप का सैंपल होता है, तो उसकी लेंथ बढ़ती है और डायमीटर कम होती है। तो जब लेंथ बढ़ती है तो उस पर जब ये स्ट्रेन गेज लगा रहता है तो उसका जो वायर है उसकी लेंथ चेंज होती है। उसको चेंज होने से उसमें क्या है कि उसका रेजिस्टेंस, उस वायर का जो कॉइल फॉर्म में है या जो भी है, उसका वो चेंज होता है। फिर उसको वो अमीटर में जहाँ पे करंट मेजर होता है वहाँ पे जो है वो मूव करने लगता है। तो यानी कि जब लेंथ चेंज होगी तो स्ट्रेन गेज आपका रीडिंग दे देगा, तो वो क्या हो गया, सेंसर हो गया। स्ट्रेन गेज ने स्ट्रेन को मेजर किया। तो बेसिकली सेंसर क्या होंगे, जैसे आईआर सेंसर है या प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, कोई भी चीज आसपास आ जाएगी तो सेंसर उसको पकड़ लेगा। तो सेंसर आपने कई सारे देखे होंगे, सुने होंगे, कोई नया वर्ड नहीं है, आप इसको जानते हैं। तो हमारे मेगाट्रॉनिक सिस्टम में एक्चुएटर होगा, सेंसर होगा। देन इनपुट आउटपुट सिग्नल की कंडीशनिंग होनी है, उनकी इंटरफेसिंग होनी है। तो इसमें ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, इसमें कंट्रोल सिस्टम सर्किट है और ये डिवाइसेस हैं। इसमें जो चीज़ें हैं वो क्या करेंगी कि जो आपका भाई सेंसर से जो सिग्नल आ रहा है उस सिग्नल को आपका सिस्टम समझ पाएगा या नहीं, उसके लिए उसमें उसकी कुछ कंडीशनिंग करनी पड़ती है, यानी उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। सब चीज़ चलेगी, मतलब वो सेंसर अलग तरह का सिस्टम है और एक्चुएटर अलग तरह का सिस्टम है। बेसिकली क्या है, सेंसर से कोई चीज़ आएगी, उसकी सिग्नल को चेंज करेंगे, उसके बाद एक्चुएटर को निर्देश जाएगा, उसको डायरेक्शन जाएगा। तो जो सेंसर से जो डेटा आ रहा है वो हो सकता है एनालॉग हो सकता है डिजिटल हो, या उसमें कुछ उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कम है तो बढ़ाना पड़ेगा एम्पलीफायर लगा के, ज़्यादा है तो उसको कम करना पड़ेगा, यानी उसमें कुछ काम करना पड़ेगा। जो भी सिग्नल का जो डेटा आ रहा है उसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो सारा पार्ट यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट, इनपुट आउटपुट सिग्नल कंडीशनिंग। इंटरफेसिंग में क्या है कि उसको जोड़ने के लिए इंटरफेस होता है, कोई दो चीज को जोड़ने के लिए। जैसे कंप्यूटर और आपके बीच जो स्क्रीन है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आप जानते हैं वो इंटरफेस एक प्रकार से। आप इंग्लिश में लिखते हो, जो कंप्यूटर है वो तो मशीन है, वो 10 समझता है, वो डिजिटल भाषा समझता है। तो जो भी आप इंग्लिश में टाइपराइटर ये इस कीबोर्ड से टाइप करते हो, इसका सबका एक कोड होता है। उस कोड के हिसाब से आपने ए लिखा तो ए का एक डिजिटल वैल्यू 101001 करके तैयार हो जाएगा। तो बेसिकली कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या कर रहा है कि जो कंप्यूटर है और आपकी भाषा के बीच में द्विभाषीय का काम करता है। इसी प्रकार से मेगाट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी इंटरफेस की जरूरत पड़ती है, वही उनको कनेक्ट करेगा। दो अलग अलग प्रकार के सिस्टम है भाई, आपका सेंसर कुछ अलग भाषा बोल रहा है और आपका एक्चुएटर कुछ अलग भाषा बोल रहा है, तो बीच में उन सारे सिग्नल को, उन डेटा को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगा। इसमें ये दो इंपॉर्टेंट है, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। जैसे आपने हिस्ट्री में अभी देखा कि पहले एनालॉग सिग्नल होते थे, चीजें एनालॉग में होती थी।
जैसे जो टेलीफोन का जो पहले टेलीफोन जो चलता था, टेलीफोन वायर, तो उस पर सारा सिग्नल एनालॉग होता था। तो आपको बीच में जब आप इंटरफेसिंग या कंडीशनिंग कर रहे हैं तो एनालॉग से डिजिटल में आपको चेंज करना पड़ेगा और डिजिटल से एनालॉग। डिजिटल मतलब 10 फॉर्म में होगा, एनालॉग जैसे साइन का कर्व होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट का आपने देखा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो जैसे वो चलती है वैसे ही ये एनालॉग सिग्नल होते हैं। और इन सिग्नल को फिर 10 और आपका जो कंप्यूटर्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे पार्ट हैं वो सब डिजिटल समझते हैं। तो आपको कई बार एनालॉग टू डिजिटल चेंज करना पड़ेगा सिग्नल को, और कई बार डिजिटल को एनालॉग में चेंज करना पड़ेगा। तो ये एडी और डीए कन्वर्टर होते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हमारे ये तीसरा पार्ट हो गया मेकाट्रॉनिक सिस्टम का, इनपुट आउटपुट सिग्नल कंडीशनिंग और इंटरफेसिंग। फिर इनको सपोर्ट करने के लिए डिजिटल डिवाइसेस हैं, कंट्रोल सिस्टम है, लॉजिक सर्किट है, कंट्रोलर्स हैं, एसबीसी है और पीएलसी है। पीएलसी हमारी पूरी एक यूनिट है, इसको हम पढ़ेंगे। ये कुछ लैंग्वेजेस हैं और कुछ प्रोग्रामिंग वाली चीज़ें हैं और कुछ इनसे रिलेटेड सर्किट हैं। तो वो डिजिटल डिवाइसेस हैं, वो इन कामों को सपोर्ट करने के लिए डिजिटल डिवाइसेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो अभी आप पूरी तरह से समझ नहीं पाओगे, इसलिए ज़्यादा डिटेल में इसकी बात नहीं करते। और लास्ट में आपका ग्राफिक डिस्प्ले है। इसमें आपका जो भी चीज़ है, यूजर किसी को भी जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ है वो यूज करना है, और जो यूज करने वाला है वो कोई यूजर होगा, तो उसके लिए आपको मेकाट्रॉनिक जो आपका सिस्टम है, जो सिस्टम है उसको कुछ आपको आउटपुट देना पड़ेगा। उन चीज़ों के लिए ग्राफिक डिस्प्ले है, इसमें एलसीडी है, एलईडी है और ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट क्लास में मैंने इसको इन सारी चीज़ों को हमने जो एसी का हमारा जो सिस्टम है उससे समझाया था, उसको फिर से समझा रहा हूँ मैं। जैसे हमारे एसी जो है उसमें हमारा, जैसे कि इसमें वो है टेम्परेचर हम लोग फिक्स करते हैं, से हमने सेट कर दिया कि हमें रूम का टेम्परेचर चाहिए 28 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। अब तो एसी में हमारा एक्चुएटर क्या हो जाएगा, एसी ठंडा कैसे करता है, वो मैकेनिकल सिस्टम है, उसमें कंप्रेशर लगा हुआ है। यानी कि इसमें क्या है, जो कॉइल होती है उसमें रेफ्रिजरेंट होगा, वो रेफ्रिजरेंट हवा अंदर की लेगा, उसके ऊपर कुछ वर्क होगा, कंप्रेसर वर्क करेगा, वो रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाएगा, उससे संपर्क में जो चीज़ आएगी ठंडी जाएगी, मोटा मोटा ऐसे समझिए। तो जो इसमें हमारा जो एक्चुएटर है, एसी वाला जो रूम एसी होता है, उसमें हमारा कंप्रेसर मान लीजिए एक्चुएटर है आपका। सेंसर क्या है, एक सेंसर लगा होगा जो रूम का टेम्परेचर लगातार मेजर करता रहेगा, वो टेम्परेचर आपको सेंस करता रहेगा। फिर क्या है, ये कंडीशनिंग है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो होगा क्या, होगा ये कि जैसे ही टेम्परेचर आपका कमरे का बढ़ा, मान लीजिए पहुंच गया 25 पे सेट है 28 है, तो 28 से सेंसर सेंस करके उसको बताएगा कि टेम्परेचर 28 है। फिर वो सेंसर की भाषा होगी, मान लो एनालॉग है, डिजिटल है, कुछ भी है, उसके ऊपर उसको कुछ चेंजेस करेगा। उस सिग्नल में जो सिग्नल सेंसर देगा टेम्परेचर 28 के बारे में, उसको चेंज करेगा ये वाला सारा आपका, ये चीज़ें चेंज करेंगी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी आपका सर्किट है, जो भी है, ये चीज़ें उसको चेंज करके उसके बाद डिसीजन भी लेंगी। वो डिसीजन में ये सारा लॉजिक सर्किट और ये है कि अब हमें इसका टेम्परेचर चूंकि 28 है, हमें 25 ले जाना है, तो फिर यहाँ से सिग्नल जाएगा कि हमें इसको अब ठंडा करना है कमरे को। फिर वहाँ से एक्चुएटर को निर्देश दिया जाएगा कि भाई कंप्रेसर साहब आप चालू हो जाइए। तो जब कंप्रेसर चालू हो जाएगा तो अंदर की हवा को वो ठंडा करना शुरू कर देगा, और सेंसर लगातार चेक करता रहेगा कि ठंडा हुआ कि नहीं हुआ, ठंडा हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही टेम्परेचर 25 हो जाएगा, सेंसर उसको फिर से बताएगा 25 हो गया, और ये आपका जो ये सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ये बताएगा कि भाई साहब यहाँ से फिर डिसीजन आएगा, लॉजिक सर्किट और ये जो भी इसकी सर्किटरी है, यहाँ से डिसीजन आएगा कि अब कंप्रेसर साहब आप रुक जाइए। फिर कंप्रेसर को डिसीजन वो कमांड जाएगा, वो निर्देश जाएगा कि अब आप काम मत करिए। तब वो कंप्रेसर रुक जाएगा और कमरे का टेम्परेचर 25 हो जाएगा, और लगातार ये सेंसर चेक करता रहेगा। जैसे फिर बढ़ेगा, वापस से ये सारा काम होगा, और ये सारा आपका मेकाट्रॉनिक सिस्टम हो गया। और एक डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले है जो आपको इसमें एसी पे भी होता है, रिमोट पे भी होता है, उसमें दिखाता रहता है कि अभी टेम्परेचर कितना है, अभी टेम्परेचर कितना है, तो वो ग्राफिक डिस्प्ले है। तो एक ये जो था, ये छोटा सा एग्जाम्पल था मेकाट्रॉनिक सिस्टम समझाने का। नेक्स्ट जो है आपका वो है बेनिफिट ऑफ मेकाट्रॉनिक्स इन ऑटोमेशन और मैन्युफैक्चरिंग। ऑटोमेशन के बारे में अभी मैंने असेंबली लाइन के बारे में बात करी थी, वो हमारे पहले तो ये पहला पॉइंट ये है कि उसकी ज़रूरत क्या है। अब जो कस्टमर है वो बहुत डिमांडिंग है, वो नई नई चीज़ें और बहुत सारी फंक्शनलिटी अपने प्रोडक्ट में मांगता है।
मांगता है। जैसे कार है, अब उसमें चाहता है कि वो पावर विंडो भी हो, पावर स्टीयरिंग भी हो, बहुत सारी फंक्शनलिटी चाहिए उसको, उसमें गाना भी बजना चाहिए, ब्लूटूथ भी चलना चाहिए, एफएम भी होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो डिमांडिंग है। अब इसकी वजह से क्या है कि जो भी मैन्युफैक्चरर है उसको हमेशा अपनी जो प्रोडक्ट है, अपनी जैसे कार का एग्जाम्पल लेना तो उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, रीलॉन्च करना पड़ता है, उसको सुधारना पड़ता है। तो ये मजबूरी है मैन्युफैक्चरर की। क्यों? क्योंकि कस्टमर बहुत डिमांडिंग है, कस्टमर को एक से एक चीज़ें चाहिए, नई नई चीज़ें चाहिए अपने जो प्रोडक्ट है। अब क्या है कि उसकी वजह से कि इन चीज़ों की वजह से, चूंकि उसको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो प्रोडक्ट लाइफ भी कम हो गई। प्रोडक्ट लाइफ जितने साल चलना चाहिए प्रोडक्ट उतने साल नहीं चलेगा। उसका एक कारण और है, ये प्रोडक्ट लाइफ कम किया जा रहा है, इसकी एक कारण और है। अभी क्या है कि अब लोगों के पास धीरे धीरे पैसा भी आ रहा है, तो लोग अब क्या है कि कोई प्रोडक्ट 25 साल के लिए नहीं लेना चाहते, मतलब बहुत लंबी लाइफ के लिए नहीं लेना चाहते। मोबाइल ही है, अब 10 साल पहले हम लोग नॉर्मल मोबाइल यूज करते थे, स्मार्टफोन है, अब मान लो वो वाला फोन हो जिसकी लाइफ 50 साल हो, सपोज जस्ट बात करने के लिए, तो वो बेकार हो गया होता। अब वो नहीं चाहिए, अब ये चाहिए। तो टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजें चेंज कर रहा है, इसलिए अब मैन्युफैक्चरर और कस्टमर दोनों के हित में यही कि बहुत ज्यादा लंबी प्रोडक्ट लाइफ ना हो, खासकर उन चीजों पे जहां पर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है बहुत तेजी से। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये लीड टाइम है। अब चूंकि उसको नई नई चीजें चाहिए और नया और खट से चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं है, तो ये जो लीड टाइम होता है किसी चीज का डिजाइन होके उसको प्रोडक्ट डेवलप होने में, नई चीज को, नया मॉडिफिकेशन को या नई चीज को, उसको लीड टाइम कहते हैं। जैसे नया कार का मॉडल है, उसको कॉन्सेप्ट बनाने से, डिजाइन बनाने से और मार्केट में आने तक के बीच जो टाइम होता है उसको लीड टाइम कहते हैं। तो अब मार्केट रिक्वायरमेंट ऐसी है कि अब वो ज्यादा लीड टाइम, अगर कोई कंपनी डेवलप करने में प्रोडक्ट टाइम ज्यादा लगा रही है तो हो सकता है तब तक उस प्रोडक्ट की डिमांड ही खत्म हो जाए, या जो नया मॉडिफिकेशन वो करना चाहते हैं उससे एडवांस कोई मॉडिफिकेशन आ जाए। तो अब ये सारी चीजों की वजह से वो मैन्युफैक्चरर को ऊपर प्रेशर है कि वो अब ऑटोमेशन करे, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं है। तो ये जो ऑटोमेशन है, हाँ ठीक है, ऑटोमेशन की वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, एक बार में इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मजबूर है। तो ये ऑटोमेशन है जो हमारे सारी चीज़ों को प्रभावित कर रहा है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, मेकाट्रॉनिक्स जो है वो क्या करता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको एक्सपेडाइट करता है, उसको बहुत फास्ट कर देता है, जल्दी से बना देता है। हाँ ये बात सही है, जो आदमी बैठ के उसको करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, और मशीनें करेंगी, रोबोट करेंगी तो वो जल्दी हो जाएगा। और इस चीज़ के ऑटोमेशन के ये डिफरेंट पार्ट है, जैसे ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन है, जो भी प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है या जो भी प्रोसेस में है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन चल रहा है, आदमी की जरूरत नहीं है। क्वालिटी चेक हो रही है कि प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है, वो भी सब ऑटोमेटिक रोबोट कर रहे हैं, मशीनें कर रही हैं। पैकिंग ऑटोमेटिक है, ये आप जानते हैं, आप यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं, बॉटलिंग प्लांट और उसका सबका है। रिकॉर्ड मेकिंग, पहले वो बैठ के रिकॉर्ड जो है वो सारा सब होता था, वो पेन और उससे लिखता था, एक आदमी बैठ के, किसी की ड्यूटी लगती थी, कोई वो कर रहा है। अब ये सारा सब ऑटोमेटिक है, मशीनें सब है, वो सब रिकॉर्ड खटाखट बना देती हैं। फिर वो जो डिस्पैच है वो भी ऑटोमेटिक हो गया है, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग और उसको गाड़ियों में लादने तक का वो सारा ही सब ऑटोमेटेड है। तो ऑटोमेशन की हमने इस पॉइंट में ये समझा कि हमें ज़रूरत क्यों है, क्योंकि कस्टमर ऐसा चाह रहा है, उसके फायदे, और वो उसमें हम ऑटोमेशन में क्या क्या चीज़ें करेंगे वो यहाँ है, क्या क्या चीज़ ऑटोमेशन ने चेंज करी है वो यहाँ है। फायदा क्या है, आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, सही बात है, आदमी उसमें इन्वॉल्व रही है तो आपको बेटर क्वालिटी मिलेगा, बढ़िया से पैकिंग होगी उसकी, और प्रोडक्ट रिलायबल भी होगा। अब इसने क्या किया, ऑटोमेशन ने, जो मशीन टूल्स है, ये इन्होंने क्या किया कि जो मशीनिंग ऑपरेशन है उसको बहुत बढ़िया कर दिया, और प्रोसेस की इफिशिएंसी और प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी कि प्रोसेस इफिशिएंसी और प्रोडक्ट क्वालिटी, इस बात को समझिए। प्रोसेस इफिशिएंसी मतलब जब प्रोडक्ट कच्चे माल से लेके प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट तक बनने के बीच जो चीजें हो रही है उसको प्रोसेस बोल रहे हैं, और जो प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है उसको प्रोडक्ट है। तो प्रोसेस की क्या है, इफिशिएंसी बढ़ गई, यानी कि कम टाइम लग रहा है, हो सकता है मटेरियल वेस्टेज कम हो, तो उससे क्या है कि ऑटोमेशन से प्रोसेस इफिशिएंसी आपकी इंप्रूव हो गई, और जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी क्वालिटी बढ़ गई। ठीक है, तो ये बेनिफिट है ऑटोमेशन के। अब नेक्स्ट है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ मेकाट्रॉनिक सिस्टम। ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिया गया है। इसका एक एक बात कर लेते हैं हम। लेसर वर्किंग आवर्स फॉर सेम प्रोडक्शन, सेम काम करने के लिए मशीन करेगी तो कम टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। लीड टाइम के बारे में मैंने बात किया कि इसमें भी टाइम, जो डिजाइन से लेके फाइनल प्रोडक्शन तक का जो है वो हमारा लीड टाइम कम हो जाता है।
ये एक इंपॉर्टेंट है तीसरा वाला एडवांटेज की सेटअप टाइम। जब आदमी को काम करना है तो हर बार मशीन पे सेटअप करना होगा। जैसे इसका उदाहरण मैंने पिछली क्लास में भी दिया था, जैसे नॉर्मल लेथ मशीन है, तो नॉर्मल लेथ मशीन में जब भाई आपको जॉब काटनी है तो उसका पूरा चक खोलिए, उसमें सेट कीजिए, सेंटर मिलाइए, ये सारा काम है, तो वो सेटअप टाइम कहलाता है। और जब आपका ऑटोमेटेड जैसे सीएनसी है, अपने कॉलेज में आ गई है, लेथ भी है और सीएनसी लेथ भी है, सीएनसी मशीन भी है, उसमें सब ऑटोमेटिक है, आपका ये सेटअप टाइम खराब नहीं होगा, खटाखट आप प्रोग्रामिंग से वो सब सेट करके, तो ये आपका ये टाइम बच जाता है। तो टाइम बच रहा है यानी आपका पैसा बच रहा है, ये एडवांटेज है। सेफर वर्किंग कंडीशन है, ठीक है, आदमी को काम ही नहीं करना है तो सेफ ही है, वो आदमी को कोई टेंशन ही नहीं है, मशीनें कंट्रोल कर रही हैं, क्वालिटी बढ़िया हो जाती है, ये भी ठीक है। आप लेथ मशीन से कभी नॉर्मल जो मैनुअल लेथ थी उससे कोई प्रोडक्ट बनाओ और सीएनसी से बनाओ, आप देखेंगे क्वालिटी का बहुत ज़बरदस्त फर्क आता है। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाँ ठीक है। द सेवेंथ पॉइंट इज ग्रेटर एक्सटेंड ऑफ मशीन यूटिलाइजेशन, जो मशीन का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, ये बात ठीक है, क्योंकि जो पहले आदमी इन्वॉल्व होगा तो वो थकेगा, ब्रेक लेगा, अपना लंच जाना है, मशीन को क्या है, मशीन बस गर्म हो रही है तो उसको ठंडा करते जाए, वो चलती रहेगी, मशीन यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन, ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं जो आदमी नहीं कर सकता बट मशीन कैन डू इट, तो वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन हो गया। अब मशीन है तो उसको हो सकता है कि जैसे वहाँ पे आदमी का होना जरूरी नहीं है, वो कंप्यूटर्स और इंटरनेट टेक्नोलॉजीज की वजह से उसको आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब किसी आदमी का फिजिकली वहाँ पे रहना जरूरी नहीं है, वो अपने घर से भी और उसको कंट्रोल कर सकता है, उसमें ज़्यादा कोई काम बचता नहीं है आदमी के लिए, जस्ट उसको वॉच करना होता है, वो अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से अपने घर पे बैठ के भी कर सकता है। ग्रेटर प्रोडक्टिविटी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, ऑफकोर्स बढ़ जाएगी, जब टाइम और कॉस्ट दोनों ही कम हो जाएगी तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी जानी है। डिसएडवांटेज भी है, लोअर स्किल लेवल ऑफ वर्कर, अब आपको जैसे लेथ पे मशीन है या कोई और मशीन है जिसपे आदमी को ट्रेन चाहिए, आदमी बिल्कुल ट्रेन चाहिए होगा, क्योंकि अगर वो ट्रेन नहीं होगा तो प्रोडक्ट खराब कर देगा। आपका डिसएडवांटेज क्या है कि आपको जो बहुत ट्रेंड आदमी नहीं चाहिए होगा, तो इसका क्या मतलब है कि उसको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती हो वो अपना कर करा लेगा। इसका नुकसान क्या है कि लोगों की नौकरियां जाएंगी, ठीक है, और आपका ऑटोमेशन सिस्टम या मैकेट्रॉनिक सिस्टम है, इसमें जो है, इसमें क्या है कि शुरुआत में बहुत पैसा लगता है, इनिशियल कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है। तीसरा है, अभी जो बात कर रहे थे हम लोग कि लोग निकाले जाएंगे, छटनी होगी, रिट्रेंचमेंट मतलब छटनी होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, हाँ ये चीज़ें हैं, बट इससे अब कोई इनकार नहीं कर सकता और कोई रास्ता नहीं है, लोग बेरोजगार तो होंगे। जो उस काम को 10 आदमी मिलकर करते थे वो एक रोबोट कर रहा है, तो अब रोबोट लोगों को निकाल रहा है, कोई नई बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। अब नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिनका प्रोडक्ट जो है मान लो कोई बहुत छोटी चीज़ है, बहुत हल्की चीज़ है, ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो उसके लिए सीएनसी मशीन या मेगाट्रॉनिक सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। छोटे मोटे काम के लिए ठीक है वो इतना, क्योंकि कॉस्ट इतनी ज़्यादा है तो फीसिबल नहीं है। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट वही है, नॉट इकोनॉमिकली जस्टिफाइबल फॉर स्मॉल स्केल, आपको बहुत थोड़ा 2-4 चीज़ें बनानी है, केवल 2-4 मान लो आपको बनाना है, तो उसके लिए आपको मेगाट्रॉनिक सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऑटोमेशन करने या मेगाट्रॉनिक सिस्टम या ऑटोमेशन एक ही चीज़ है, वो आपको करना है तो उसके लिए आपको हाई स्केल प्रोडक्शन होना है, यानी बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी है तब उसमें जाना चाहिए। और अगर थोड़ी छोटी 2-4 ही दो नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1 या 2 है, बहुत हल्का है, तो उसमें ऑटोमेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे पानी का जहाज़ है, तो पानी का जहाज़ जो बनता है उसमें ऑटोमेशन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि पानी का जहाज़ लोग मिल के एक जगह इकट्ठे होके और सब जोड़ के बनाते हैं, उनका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए ऑटोमेशन की ज़रूरत नहीं है। कार है, अब कार बननी है, हज़ारों कारें बन रही है, तो उसके लिए ऑटोमेशन कर सकते हैं। छठी डिसएडवांटेज है मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। अब ये ठीक है, ये बेसिकली एक मौका भी है और चैलेंज भी है। मल्टी डिसिप्लिनरी है, मैंने बात करी है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल इंजीनियरिंग है, तो उन सारा लोगों का मिला के है। तो जब मैकेट्रॉनिक सिस्टम बनना है तो सबकी ज़रूरत है। अब सबकी ज़रूरत है तो कोई मैकेनिकल वाला अपनी तरीके से चल रहा है, वो अपनी तरीके से चल रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज सबका अलग अलग है, उनकी सिंथेसिस, उनका आपस में इंटरेक्शन, वही एक चैलेंज है मैकेट्रॉनिक सिस्टम के लिए, और वो वही इसका ड्रॉबैक ये दिखाया हुआ है 6 नंबर पे। कॉम्प्लेक्सिटी, अब कोई प्रॉब्लम हो गई तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, जैसे सिंपल मैकेनिकल सिस्टम है तो ठीक है, आइडेंटिफाई हो गया। अब ये मल्टी डिसिप्लिनरी और कॉम्प्लेक्स नेचर का है आपका मैकेट्रॉनिक सिस्टम, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है हम नहीं जान सकते। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका कूलर और एसी, अब कूलर में क्या है, बस मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम है,
मैकेनिकल में क्या है, पंखा बना हुआ है, बॉडी है उसकी, पानी के लिए आपकी घास लगी हुई है, तो ये आपका सब मैकेनिकल सिस्टम है। इलेक्ट्रिकल पार्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्या है, मोटर है, स्विचेस हैं, तार है। लेकिन अगर कूलर में कुछ और आपका पंप है, जिसे टिल्लू कहते हो, वो भी मैकेनिकल का है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में अगर आप देखो आपका कूलर खराब है तो आप खुद ही बना सकते हो। आप पता कर सकते हो कि टिल्लू खराब है, पंप खराब है या मोटर खराब है। बहुत आसान है, स्विच ऑन करिए मोटर घूम रही है तो सही है, नहीं घूम रही तो खराब है। उसमें ज़्यादा किसी स्पेशलाइज मिस्त्री की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एसी है, अब एसी में मान लो ठंडा नहीं कर रहा है या एसी खुल नहीं रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, पूरा मैकेट्रॉनिक है वो। आपको जब तक वो स्किल्ड लेबर अच्छा मिस्त्री नहीं आएगा, टेक्नीशियन नहीं आएगा, मैकेनिक नहीं आएगा या टेक्नीशियन नहीं आएगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अब वो भी आएगा, वो भी ट्रेंड होगा, तभी वो पकड़ पाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको समझाया कि उदाहरण आपको दिया कि मैकेनिकल सिस्टम या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम जैसे कूलर है और मैकेट्रॉनिक सिस्टम में आपका एसी है। तो चूंकि अब ये सिस्टम तो अच्छा है, बट इसमें क्या है कि अगर कोई फॉल्ट हो गई तो उसको पकड़ पाना जो है एक डिसएडवांटेज है। बट इन डिसएडवांटेज के होने के बावजूद फ्यूचर मैकेट्रॉनिक सिस्टम का ही है। अभी आगे और आपको समझाएंगे। जो लेवल ऑफ मैकेट्रॉनिक सिस्टम है, ये 4 लेवल है। प्राइमरी लेवल में क्या है कि इसमें सेंसर और एक्चुएटर है, वो इंटीग्रेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का सिंथेसिस है बेसिकली, है ना। जैसे कूलर एग्जांपल दिया मैंने, इसमें क्या है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की सिंथेसिस है केवल, यानी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की चीजें हैं केवल मोस्टली। तो प्राइमरी लेवल मैकेट्रॉनिक्स है। सेकेंडरी लेवल में क्या है कि इसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया और इलेक्ट्रिकली कंट्रोल डिवाइसेस हो गई, तो ये सेकेंडरी लेवल। यानी सेकेंडरी लेवल में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल आपका जुड़ गया। थर्ड लेवल में क्या हो गया कि इसमें देखो इसमें लिखा नहीं है, इसमें ये कंट्रोल आ जाता है, बट बेसिकली इसमें क्या है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों जुड़ गए थर्ड लेवल में। ठीक है, थर्ड लेवल में क्या हो गया, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इनकी आपस में है। तो ये वाला है, जैसे इसका उदाहरण दिया है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का, तो ये क्या है कि इसमें मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, मोटर लगी है उसमें, मैकेनिकल बॉडी आप सारा देख रहे हैं, ड्रायर है, और इसमें जो इसका कंट्रोलिंग है वो है आपका पूरा कंट्रोल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई है। तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का उदाहरण है थर्ड लेवल में मैकेट्रॉनिक्स। फोर्थ लेवल में क्या है, कंप्यूटर्स और एआई आ जाएगा। ये जो है ये फ्यूचर का है, इसमें जैसे कि फॉल्ट डिटेक्शन का है और जो है इंटेलिजेंट सिस्टम है, वो इसमें आपका कंप्यूटर्स और एआई का रोल आ जाता है। तो यहाँ कंप्यूटर्स तो यहाँ भी हैं, बट इसमें पूरा एआई भी आ जाता है। तो बेसिकली ये 4 लेवल है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि ये भी जो इनका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उस इवोल्यूशन के साथ ही ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये वाला सिंपल होगा सिस्टम, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है, ये वाला बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसके नीचे जैसे आते आ जाएंगे, फोर्थ लेवल बढ़ाते जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, मैकेट्रॉनिक्स की सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट जो है, और जो शायद लास्ट स्लाइड है, हाँ, हम लोगों के लिए क्यों जरूरत इतना इम्पोर्टेंट है मैकेट्रॉनिक। चक्कर क्या है कि जो भी मैकेनिक्स है उसको ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो पूरा रिप्लेस कर रही है। जो भी मैकेनिकल की चीज़ें हैं धीरे धीरे रिप्लेस हो रही हैं। जैसे सबसे बड़ा आप देख रहे हैं, आप सुन रहे होंगे, जैसे हमारी कार है, कार को हम लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियर्स ने काफ़ी हमारे दिल के करीब है, बट अब वो क्या है कि वो धीरे धीरे जो है वो अब जो इंजन है वो इंजन हट के, हमारा आईसी इंजन, डीजल पेट्रोल इंजन हट के उसकी जगह अब इलेक्ट्रिक कार्स चलने वाली हैं। फ्यूचर उन्हीं का है, कोई रोक नहीं सकता। टेस्ला आपने नाम सुना होगा, वो सारी इलेक्ट्रिक कारें हैं, और चूंकि पोल्यूशन का इशू है अपनी कार में, तो वो इलेक्ट्रिक कार हो गया। बेसिकली वो क्या है, वो प्योर मैकेट्रॉनिक सिस्टम है। अब हमारा जो इंजन था वो भी गायब हो रहा है, आईसी इंजन जो है वो धीरे धीरे हटता जा रहा है। जो भी हमारी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ये चीज़ें हटती जा रही है। इसीलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो ओल्ड ब्रांच है, और ऐसी ज़रूरतें हैं कि उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है वो फ्यूचर है, ये हम समझते हैं। बट दैट डजेंट मीन कि जो है मैकेनिकल का कोई फ्यूचर नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली हर चीज़ में, हर प्रोडक्ट में, हर जगह मैकेनिकल इन्वॉल्व होगा। बेसिकली अब हो क्या रहा है,
आप मेकाट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो तो आप देख रहे हो कि इसमें सब चीज़ें चाहिए। अब हो यही रहा है कि अब चीज़ें सेपरेट नहीं, अब सारा एक दूसरे से मिक्स होके चलेगा। अब ऐसे नहीं चलेगा कि खाली मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसी ने पढ़ लिया और काम चल जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट है, जो आपका सिस्टम है, वहाँ पे आपको मेकाट्रॉनिक्स है। तो मौका क्या है कि जो भी मेकाट्रॉनिक सिस्टम है उसमें अब सोचो आपको पढ़ाया जा रहा है मेकाट्रॉनिक्स, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स या और लोगों को ये इतना नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके लिए ज़्यादा इसमें मौके हैं समझने के लिए और चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए, करने के लिए। सो अगर किसी को मेकाट्रॉनिक्स आती है तो उसके लिए आगे चल के अच्छे मौके रहेंगे, और जिसने सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे फोकस किया है उसके लिए धीरे धीरे काम जो है, एक्चुअली बात वही है ना, जैसे जो आपका एसी भी था, एसी है, फ्रिज है, ये सब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की चीज़ें थी, लेकिन अब उससे आदमी मान नहीं रहा है ना, कस्टमर मान नहीं रहा है। कस्टमर को तो उसमें चाहिए कि एक बार मैं टेम्परेचर सेट कर दूँ, हो गया। उसको एक से एक चीज़ें चाहिए, उसमें फंक्शनलिटी उसका बस चले तो उससे गाना भी सुन ले एसी से। तो अब इंजीनियर को चीज़ें उसके हिसाब से चेंज करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए जो मैकेनिकल वालों को थोड़ा सा इस बारे में सोचना पड़ेगा। लास्ट स्लाइड समरी की है। तो हमने शुरुआत में हिस्ट्री पढ़ी है, उसमें माइक्रो कंट्रोलर थे, कंप्यूटर थे, और इन लोगों को देखा हमने कि वो कंप्यूटर्स ने कैसे चेंज कर दिया पूरा जो है सारी चीज़ों को। ये कंप्यूटर्स सारे अपनी लाइफ के इंसान की ज़िंदगी के सब चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, तो उसमें वो मैकेनिकल की भी चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, तो कोई ये नई बात नहीं है। देन ऑटोमेशन, मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑटोमेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन है, क्वालिटी एश्योरेंस है, ऑटोमेटिक पैकिंग है, रिकॉर्ड मेकिंग है, ऑटोमेटिक डिस्पैच है। तो ये ऑटोमेशन में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसका है। और मेकाट्रॉनिक सिस्टम का जो है ये आज की क्लास का ये इम्पॉर्टेंट है पार्ट। ये सारे जो आपको ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाया था, एक्चुएटर, सेंसर, सिग्नल प्रोसेसिंग और डिजिटल डिवाइसेस, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ें हैं जो करेंगी। और देन ग्राफिक डिस्प्ले है। सो विद दैट विल फिनिश फॉर टुडे। आई वेलकम एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव। कुछ आपको पूछना है तो पूछिए। पीपीटी को सेंड कर देना। हाँ, कर दें। एनीथिंग एल्स? समरी वाला स्लाइड लाने के बाद हाँ, बोलिए। पूछिए। सर पीपीटी शेयर करना कर दूंगा। ऐसा है कि ये पूरा जो क्लास है ना, इसकी रिकॉर्डिंग होती है। पीपीटी तो मैं आपको दे दूंगा। ये जो कॉलेज का यूट्यूब चैनल है ना, उस पर अपलोड होगा ये आगे चल के, है ना। ये आगे चल के मतलब एक विद इन 1 वीक और 2 वीक होगा, बट स्टिल मैं ये पीपीटी अभी क्लास के बाद तुरंत शेयर कर दूंगा। ठीक है जी सर।